जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजीएस और धर्मगुरु जीके की लगातार 16वीं क्लास है। ये हमारा इतिहास का पाठ तीसरा है। इसमें हम लोग गुप्त काल और दिल्ली सल्तनत देखेंगे। कल की हमारी आखिरी क्लास होगी इतिहास की, जिसमें हम लोग मुगल काल और स्वतंत्र भारत का इतिहास जान लेंगे। इसमें से 3 से 4 प्रश्न प्रतिवर्ष परीक्षा में बनते हैं, तो इसलिए ईमानदारी से स्वयं से तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो क्लासें हमने भी करवाई हैं उसको भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। गुप्त वंश के संस्थापक सबको पता होगा, क्योंकि एक क्लास हम लोग पहले ले चुके हैं, तो ऑप्शन इसका ये है। गुप्त वंश, गुप्त किसके संबंध थे ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है। कुषाण के शासकों के संबंध थे गुप्त। अब एक बात है कि जो हमारे भारत में सोने के सिक्के का चलन, जो उस प्रचलन का चलाने का श्रेय जाता है, वो जाता है कुषाणों का। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जिसके काल में प्रचलित थे या चलन में थे, वो थे गुप्त काल के। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाना, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लेना है। सामंत का मैं एक दिन आपको मतलब समझा चुका था कि सामंत वो व्यक्ति होता है जो बिना किसी आधिकारिक पद पर रहते हुए आधिकारिक अधिकारों का उपयोग करे, वो होते हैं सामंत, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, ये सभी को मुझे लगता है पता होना चाहिए। ये समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये श्री हरिसेन द्वारा प्रशस्ति लिखी गई थी। ये अशोक के स्तंभ को लाया गया था प्रयाग इलाहाबाद में, उस पर लिखा गया था। तो इस पर 3 चीजें निकल के आती हैं। लिखा किसने है, किसके संबंध में है, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन भारत का कहा जाता है। नेपोलियन में समझा चुका हूँ कि जो यूरोप का था। गुप्त शासकों की आधिकारिक भाषा क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत थी। ये जैसे ही मौर्य काल और इसके बाद आने वाला काल, यहाँ पर पाली, प्राकृत और बौद्ध जैन धर्म का प्रभाव पड़ गया, तो ब्राह्मण संस्कृति या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, या आप लोग मान सकते हैं सनातन हिंदू, कुछ भी कह लें, इनकी थोड़ी अवनति हो गई थी। अब इसके बाद जैसे गुप्त शासक आए, तो इसलिए गुप्त शासक को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए नहीं कि सोने के सिक्के ज्यादा चलाए, इसीलिए कला, साहित्य, धर्म, भाषा, इसकी उन्नति होती है, ठीक है। अगला, भारत पर हूणों के आक्रमण को किसने विफल कर दिया, ये थोड़ा आप लोगों को अच्छे समझने की जरूरत है। जब भारत पर हूणों को आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय शासक था हमारा भारत, अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त ने जितने भी हूणों के आक्रमण थे, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये जो भी गुप्त शासक है वो हराते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा स्कंदगुप्त के समय हुआ है। उस समय हूणों को हरा दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी है इसका, कला साहित्य का स्वर्ण कहा जाता है। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो कला साहित्य का स्वर्ण कहा जाता है, ये हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जिसने उपाधि धारण की थी, उनके समय कालिदास से जितने भी हमारे साहित्य कला जितने मान लेते हैं संबंधित थे, वो इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के समकालीन थे। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन गुफा नंबर 16, 17, 19 ये गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए अजंता की गुफाएं भी आपसे बन सकता है पूछना। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपकी थोड़ी समझने की जरूरत है कि ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा दरबारी कवि थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हमारा, फायान 399 ईस्वी किसके शासन काल में भारत आया, ये थोड़ा फायान किसके शासन काल में आया ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फायान जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, तो अब इस तो बताने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन डी गुप्त काल को। अगला प्रश्न हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम, देखो मंदिर निर्माण तो आपको पता है कि वैदिक समय से भी चले आ रहे थे, लेकिन जो वास्तुकला के आधार पर शुरुआत होती है वो गुप्त काल से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विष्णु भगवान के मंदिरों का प्रचलन बिल्कुल स्थायी और अपना एक सिस्टम तरीके से वास्तु के रूप में से मंदिर निर्माण कला का यहाँ से जन्म होता है। तो आप थोड़ा प्रश्न समझना है फिर उत्तर देना है। तो आपका उत्तर है इसका डी, मेहरौली लोहे स्तंभ निर्माण कब और किसने करवाया, ये सभी को पता है। मैंने बता दिया था कि दिल्ली में जो लोहे धातु का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो ये करवाया था हमारा 7वीं सदी स्कंदगुप्त ने, ठीक है।
नहीं सॉरी, ये 7वीं सदी नहीं है, ये है 4थी सदी, विक्रमादित्य ने करवाया था। ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो अब इस पर हम लोग देखेंगे, भीतरगांव का मंदिर, भूमरा सेवा मंदिर, तनुका का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का। ये उत्तर प्रदेश देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के, आप लोग यदि जानते हो तो झांसी के पास एक दक्षिणी सीमा है उत्तर प्रदेश की, ललितपुर जिला, उसके लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है, 12 से 13 किलोमीटर। ये विष्णु जो गुप्त काल की सबसे अच्छा उदाहरण है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये थोड़ा आप लोगों के लिए, ये मिलेगा हमारा एरन के अभिलेख से। ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास में है एरन का अभिलेख, वहां से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना है, गुप्त काल में सती प्रथा शुरुआत हो जाती है। दीनार और रूपक कहा जाता है, दीनार और रूपक कहा जाएगा हमारा सिक्कों को, ठीक है। दीनार सोने के सिक्के होते थे, रूपक चांदी के सिक्के होते थे, ये दोनों बात समझ लेना है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उज्जैन था इसमें, ये मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था ये, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकंड, जो हमारा, हाँ थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये उज्जैन नहीं था, ये हमारा था नालंदा, ठीक है। गुप्त काल में नालंदा था, मौर्य काल में आपने बताया है कि जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है विश्व तक्षशिला, और यहाँ पर जो गुप्त काल में था ये नालंदा था। तो इसको याद रख लेना है, ये ऑप्शन डी नहीं है, इसका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ये थोड़ा आपको, इसकी सबसे प्रसिद्ध कृति रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ से कालिदास से आपसे यही गुप्त, एक हमारा साथी वो कर रहा था कमेंट कि ये सारे टॉपिक कहाँ हैं आरटीजीएसयू में। तो ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये गुप्त काल के ही है, कालिदास से संबंधित, इसको कहीं अलग से नहीं जोड़ लेना है। तो ये हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध कृति है, जो देश की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है, इसको थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? ये कौन कर सकता है? ये जो विजय प्राप्त की है स्कंदगुप्त ने की, ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा, ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके शासन काल में? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका ऑप्शन डी है, विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। कुंभ मेले के आयोजन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को, ठीक है। इसका थोड़ा एक सेकंड रुक जाएंगे हम लोग। ह्वेनसांग, हाँ फायान आया था विक्रमादित्य के में, थोड़ा गलत हो गया है, इसको सुधार लेना है। ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री यहाँ पर लगभग 15 वर्षों तक रहा, वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया, और फायान आया था वो विक्रमादित्य में, तो इसको सुधार लेना। कुंभ मेले का, इसके पहले कुंभ मेले का कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं है किसी भी शास्त्र में कि लगाया जाता था, ठीक है। तो ये सबसे पहले हर्षवर्धन के काल में मिलता है। मध्यकालीन भारत पर हम लोग आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको पता होना चाहिए, हरिहर बुक्का, ये मोहम्मद बिन तुगलक के 2 सेनापति थे, और ये माधव अरण्य ऋषि के संपर्क में आके लोगों ने संगम वंश के नाम से वहां पर शासन चलाया। संगम वंश के, संगम पिताजी का नाम था, उनके नाम से। और जो विजय साम्राज्य है ये तुंगभद्रा नदी पर स्थापित, इनका लगातार बहमनी साम्राज्य से संघर्ष चलता रहा। तो इसको थोड़ा समझ के जाना है कि हरिहर बुक्का विजय साम्राज्य कौन थे, ठीक है। किस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने पुर्तगाल से? तो ये आपको विजयनगर जो कृष्णदेव राय और कृष्णदेव द्वितीय, हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय, तो ये जो कृष्णदेव राय 1509, यहाँ से आप यूरोपीय आगमन अपने यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर प्रथम संधि कर ली थी विजयनगर साम्राज्य के शासक ने, अंतिम शासक थे। गजनी का प्रथम शासक जिसने खलीफाओं से सुल्तान, तो ये आपको पता होना चाहिए, गजनी का जो प्रथम शासक महमूद गजनवी, खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि हासिल कर दी, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? तो ये प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, उसका
उद्देश्य जो था वो था मध्य एशिया में भारत से धन अर्जित करके विस्तार, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये था। महमूद गजनवी, ये कहा जाता है कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ से एक वर्ष में धन यहाँ से ले जाते थे भारत से, वो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके भी नहीं ले जा पाया। तो सबसे ज्यादा जो आर्थिक मार पड़ी है वो अंग्रेजों की पड़ी है भारत पर। ठीक है, एक सेकंड। महमूद गजनवी के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी किस ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी साहब को थोड़ा याद रख सकते हैं आप, किताबुल हिंद की रचना करते हैं, ये फारसी में लिखी है। उत्तर इसका डी है। आगरा नगर की स्थापना, ये प्रश्न बड़ा एक पेचीदा है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर, ये जो 1504 में की थी आगरा नगर की स्थापना। ठीक है, आगरा का किला किसी ने अलग ने बनाया, आगरा का ताजमहल किसी और ने बनाया, आगरा नगर किसी अलग ने बसाया। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की संभावना। तो 1504 सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ाया गया? तराइन में 2 युद्ध लड़े गए, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। ये 1191-92 में पहले मोहम्मद गौरी हार जाता है और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जब से हमारे यहाँ पर इस्लाम शासकों की नींव पड़ जाती है। ठीक है, भारत में। तो दूसरा हार जाते हैं चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। यात्री यब्न तूता मोरक्को से किसके शासनकाल में आया? तो ये किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये आए थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की आमनी वंश बार बार पराजित होने पर गिलानीवश आत्मदाह है? ये हिंदू शाही राज्य था, मैं आपको बता दूं, कश्मीर और पंजाब से जुड़ता हुआ। इसमें जो एक जयपाल शासक थे, ये अंतिम, इतने आत्मग्लानि से इतने भर गए बार बार ये तुर्की मूल के शासक मोहम्मद गौरी से हारते हुए, तो ये अपने आत्मदाह अग्नि कुंड में अपने आप को जला दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना अपने आप में पछतावा या हारने का गम होता था, कि जिसमें अपने आप को जिंदा आत्मदाह कर लेते थे लोग। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो अबू हसन किसके दरबार में रहे? ये थोड़ा आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है इसको। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहे अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, इनको जोड़ लेना है आ से। तो ऑप्शन इसका ये है। ठीक है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ये माना जाता है सितार को। ये अमीर खुसरो को ही श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तान की शैली के? ये हमारा ऑप्शन ए है, अमीर खुसरो को ही जाता है। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण ये करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बड़ा महान शासक था, थोड़ा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने? ये जलालुद्दीन खिलजी वर्तमान शासक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये उदयगिरी के यादव की एक लड़के छीन के अपहरण करके लाया था। तो उस समय फिर ये वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। उस समय जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है। फिर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर यूरक किसने प्रदान किया? ये तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, इनके द्वारा प्रदान किया गया। अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा गुप्त काल और सल्तनत काल हो जाता है, और अपने आप से स्वयं और भी प्रश्न देख लेना है। आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे चर्चाएं हो सकती है। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जेसीयू लेवल से पूछने की संभावना है वो यहीं तक है। अब हम लोग मुगल काल और ये कल हमारी पूरी इतिहास की, और कल कोशिश होगी कि आप लोगों को PDF भी इतिहास की उपलब्ध करवा दी जाएगी, और शायद कल ये भी हो सकता है कि हमारी संविधान की भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाए। तो कल हमारे 2 GK के सब्जेक्टों की आपके पास PDF होगी। इसके अलावा फिर हम लोग 4 और पढ़ेंगे, और 30 के बाद फिर हम लोग जो अलग अलग विविध प्रकार के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने लगेंगे। तो वो केवल क्लासें लेते चल रहा है, पढ़ते चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।